हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में दिल्ली सल्तनत को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने गुलाम वंश को डिटेल में डिस्कस किया था। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश के बारे में। आज हम खिलजी वंश का संपूर्ण इतिहास कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि कहीं पर भी आपको थ्योरी क्लासेस नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर थ्योरी क्लासेस नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, खिलजी वंश की जो स्थापना थी, खिलजी वंश की स्थापना 1290 खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। खिलजियों का दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार एक राजवंशीय परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा भी दी थी। किसने? प्रोफेसर मोहम्मद हबीब। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा भी दी। तो दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। कब तक? लगभग 30 वर्षों तक ही शासन किया था। सबसे छोटा वंश था खिलजी वंश। इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग पर सत्ता का एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। जलालुद्दीन का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। इनका जो शासनकाल था वो 1290 से 1296 ईस्वी तक था। कितना था? 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था। ये खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे। खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, और इन्हीं को क्षमादान जलालुद्दीन भी कहा जाता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्षमादान जलालुद्दीन भी कहा जाता था, क्योंकि वह शांति का पालन करते थे और हिंसा के बिना शासन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? हिंसा के बिना शासन को करना चाहते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की घरेलू नीतियाँ के बारे में। किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो घरेलू नीतियाँ थी, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसने काड़ा में मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी को कारा का गवर्नर नियुक्त किया। अलाउद्दीन उसका दामाद और भतीजा भी था। तो अलाउद्दीन किसका दामाद और भतीजा था? तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा दोनों था। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों मंगोल आक्रमण के बारे में। किसके? मंगोल आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने सुनाम तक आए मंगोलों को क्या किया? हरा दिया था। कब हराया था? 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने सुनाम तक आए मंगोलों को क्या किया? हरा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जलालुद्दीन का अंत कैसा हुआ। कैसे हुआ जलालुद्दीन का अंत? कैसा हुआ? चलिए यहाँ से देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, मैं वही बता रही हूँ। जलालुद्दीन का अंत कैसे हुआ? देखिए, जलालुद्दीन की उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से हत्या कर दी। क्या किया था? धोखे से उनकी हत्या कर दी 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। कब? 12 जुलाई 1900 सॉरी देखिए दोस्तों, 19 जुलाई 1296 ईस्वी को 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवागिरी के आक्रमण के पश्चात कड़ा गया। वहाँ उसके भतीजा के द्वारा छलपूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सुल्तान का वध कर दिया गया था।
आप देख सकते हैं कि जलालुद्दीन की उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से हत्या कर दी। जलालुद्दीन की शांति की नई नीति कई लोगों को पसंद नहीं थी। जलालुद्दीन की जो शांति की नीति थी वो कई लोगों को पसंद नहीं थी। तो क्या किया गया था, 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवागिरी के आक्रमण के पश्चात करा गया तथा वहां पर उसके भतीजे के द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। तो यहाँ पर जलालुद्दीन का अंत हो गया। अब आगे देखते हैं अब कौन शासन आया था। अब इसके बाद में जलालुद्दीन, अब आए अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया, अब शासन करने अलाउद्दीन खिलजी आ गया। इनका जो शासन काल था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। कितना था, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। देखिए दोस्तों, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उत्तराधिकारी बने और गद्दी पर बैठ गए। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उत्तराधिकारी बने और क्या किया, गद्दी पर बैठ गए। अब उत्तर में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अब बात करते हैं उत्तर में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कैसा हुआ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों अर्थात उलुग खां और नुसरत खां ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया और उसके शासक हमीर देव को मार डाला। किसके, हमीर देव को मार डाला। उसने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालोर पर भी कब्जा कर लिया। देखिए दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी थे इनका मूल नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो था अली गुरसास्प। ये अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। और इनको कौन कौन सी उपाधि दी, तो इनको खलीफा का नायब की उपाधि दिया गया और सिकंदर ए सानी की उपाधि से भी अलाउद्दीन खिलजी को नवाजा गया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से विद्रोह थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय पर जो विद्रोह हुए थे वो थे 9 मुस्लिमों का विद्रोह। क्या था, 9 मुस्लिमों का विद्रोह था। अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। देखिए कौन कौन सा था, 9 मुस्लिमों का विद्रोह था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विद्रोह हुए थे ना इसके शासनकाल में वो बता रहे हैं। उसके बाद में था अकत खां का विद्रोह था और मंगू खां का विद्रोह था। मंगू खां हो गया और हो गया हाजी मौला। किसका, हाजी मौला का भी विद्रोह हुआ था, हाजी मौला का। ओके, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे वो से थे 9 मुस्लिमों का विद्रोह था, अकत खां का विद्रोह था, मंगू खां का विद्रोह हुआ था और हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था उत्तर में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और यहाँ पर डिस्कस करेंगे दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में। दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कब कैसे क्या हुआ था, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वह पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और इसने अपने विश्वासपात्र और सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण के शासकों के विरुद्ध भेजा। वरंगल के प्रतापरुद्र द्वितीय, देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव और होयसर राजा वीर बल्लाला तृतीय पराजित हुए। उन्होंने रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इन्होंने क्या किया, रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया और दक्षिण के राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति को स्वीकार किया और उसे आर्थिक श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि उत्तर में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में। तो उत्तर में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कहाँ कहाँ से हुआ, किसके साथ हुआ था, और दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मंगोल आक्रमण। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन ने 12 से अधिक बार मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया। अलाउद्दीन ने 12 से अधिक बार मंगोल आक्रमण का क्या किया, सफलतापूर्वक विद्रोह किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अलाउद्दीन ने कितनी बार मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया है, तो कितने बार, 12 से अधिक बार मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक क्या किया, विद्रोह किया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले अलाउद्दीन खिलजी की घरेलू नीतियाँ के बारे में। किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की घरेलू नीतियाँ। देखिए, अलाउद्दीन ने राजत्व के दैवी अधिकार सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश भी पेश किए। उन्होंने पवित्र अनुदान और भूमि के मुक्त अनुदान को जब्त कर लिया
उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था का पुनर्गठन भी किया और उन्होंने सामाजिक पार्टियों और शराब पर प्रतिबंध भी लगा दिया। क्या किया था? सामाजिक पार्टियों और शराब पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक अस्थाई सेना की शुरुआत की। तो अस्थाई सेना की शुरुआत किसने की? अस्थाई सेना की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इन्होंने ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों की ब्रॉडिंग और व्यक्तिगत सैनिकों के वर्णात्मक रोस्टर की प्रणाली भी शुरू की। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की जो सामान्य बाजार दरों से कम थी। उन्होंने काला बाजारी पर सख्ती से रोक लगाई और राजस्व नकदी में एकत्र किया जाता था, ना कि वस्तु के रूप में। दोस्तों देखिए दोस्तों, राजस्व नकद में एकत्र किया जाता था, ना कि वस्तु के रूप में। और इन्होंने हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों का पालन किया और हिंदू समुदाय पर जजिया, चराई कर और गृह कर भी लगाया। तो कौन कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाई, चराई कर और गृह कर, तीनों कर लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं विपणन प्रणाली के बारे में। किसने? विपणन प्रणाली के बारे में। देखिए दोस्तों, बाजार को मानकीकृत करने के लिए सहाना ए मंडी नामक कार्यालयों में दीवाने रियासत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। व्यापारियों को निर्धारित दरों पर अपना माल बेचने से पहले कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना होगा। इन्होंने क्या किया था कि व्यापारियों को निर्धारित दरों पर अपना माल बेचने से पहले कार्यालय मतलब सहाना ए मंडी में अपना पंजीकरण कराना होगा। इनकी अलाउद्दीन खिलजी के जो विपणन प्रणाली थे उसके ये नियम थे। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी का अनुमान। अलाउद्दीन खिलजी का अनुमान क्या था? तो वह अस्थायी सैन्य व्यवस्था लाने वाले पहला व्यक्ति था। तो अस्थायी सैन्य व्यवस्था लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी सैन्य व्यवस्था लाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो अस्थायी सैन्य व्यवस्था लाने वाले पहले व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी थे। और इन्होंने अलाई दरवाज़ा, 1000 खंबे का महल और श्री का किला बनवाया था। तो अलाई दरवाज़ा, 1000 खंबे का महल और श्री का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद के उत्तराधिकारी कौन कौन है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो उत्तराधिकारी हैं वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं और नसरुद्दीन खुसराव शाह हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इनका जो शासनकाल था 1316 से 1320 ईस्वी तक था। 1316 से 1320 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासनकाल था और नासिरुद्दीन खुसराव शाह का 1320 ईस्वी तक शासनकाल। और इनके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। इनके जो उत्तराधिकारी थे कैसे थे? काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इन्होंने भी शासन सिर्फ 4 साल चलाया, 1316 से 1320 ईस्वी तक। और नासिरुद्दीन खुसराव शाह ये भी एक ही साल इन्होंने शासन चलाया था, क्योंकि इनका उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि इस राजवंश का अंत कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ? चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ। देखिए, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कमज़ोर शासक थे। कैसे थे? कमज़ोर शासक थे। जब कमज़ोर होंगे तो शासन चला नहीं पाएंगे, और शासन जब चला नहीं पाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उस साम्राज्य का अंत होना निश्चित है। अंततः 1320 ईस्वी में पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक ने अमीरों के एक समूह का नेतृत्व किया, दिल्ली पर विजय प्राप्त की और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। गाजी मलिक ने दिल्ली में गियासुद्दीन तुगलक नाम अपनाया और शासकों के राजवंश तुगलक राजवंश की स्थापना की। तो अब देखिए दोस्तों, हमने डिटेल में डिस्कस किया खिलजी वंश के बारे में। किसके? हमने खिलजी वंश को डिटेल में डिस्कस कर लिया, खिलजी वंश को। अब हम कल डिस्कस करेंगे तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में? तुगलक वंश के बारे में। ओके, तो आप लोग अब दोस्तों, अब जो भी पीवाई के क्वेश्चन है उसको भी फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी क्लास से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसी को हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं है, तो हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसी को सिर्फ लेकर आए हैं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी एक फटाफट नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है खिलजी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है लोदी वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिलजी वंश। गुलाम वंश की स्थापना जब गुलाम वंश समाप्त हो गया उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में नुसरत खान ने मलिक कफूर को कितने दिनार में खरीदा था? ऑप्शन ए 100 दिनार, ऑप्शन बी है 1000 दिनार, ऑप्शन सी है 10,000 दिनार, ऑप्शन डी है 5000 दिनार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 दिनार में। गुजरात में नुसरत खान ने मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। कितने में? 1000 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? ऑप्शन ए है खिरजाबाद, ऑप्शन बी है खैराबाद, ऑप्शन सी है जलालाबाद, ऑप्शन डी है कमालूबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिरजाबाद। क्या है? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? ऑप्शन ए है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन बी है रामचंद्र देव, ऑप्शन सी है महालक देव, ऑप्शन डी है शीतल देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीतल देव। कौन है? शीतल देव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, ऑप्शन बी है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है शहाबुद्दीन उमर खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेना को सेना को वेतन देने की प्रणाली का जो विधान है वो किसने किया है? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। किसने किया था? अस्थायी सेना का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है महमूद गजनबी, ऑप्शन डी है मुबारक शाह खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्या किया था? अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी थ्योरी क्लासेस और पीवाई के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस सेशन को दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों सब लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ही लेंथी क्लास नहीं है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों आज हमने थोड़ी क्लासेस की। आज हमने खिलजी वंश को समाप्त कर दिया। कल हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश के बारे में। कल हम डिटेल में तुगलक वंश को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।